सुप्रभात बच्चों, मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक अर्जुन तोंदवाल अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम जिस बिंदु पर बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। कक्षा 10 की पुस्तक क्षितिज गद्य भाग पाठ 11 अर्थात गद्य का दूसरा पाठ है, जिसका नाम है बाल गोविंद भगत। ये एक संस्मरण है जिसकी रचना की है रामवृक्ष बेनीपुरी ने। और रामवृक्ष बेनीपुरी का संपूर्ण जीवन परिचय हमने इससे पूर्व वाले अध्याय में पढ़ लिया है। अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो एक बार जाके वीडियो में ज़रूर देखें रामवृक्ष बेनीपुरी का जीवन परिचय। आज हम बात करेंगे उनके उनके रेखा चित्र बाल गोविंद भगत पर। ये एक रेखा चित्र है और इसको लिखने वाले हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। बहुत ही अच्छा और सरल भाषा में है, बहुत ही आसान भाषा में आपको ये रेखा चित्र समझ में आएगा। बिल्कुल आसान शब्दों के साथ मैं आपको इसको बताऊंगा, तो आप सभी बच्चे इसका ध्यान से अवलोकन करें। देखो, सबसे पहले मैं छोटी सी बात बता देता हूँ। बाल गोविंद भगत एक रेखा चित्र है और इनकी रचना की है रामवृक्ष बेनीपुरी में। इसमें 3 चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहली चीज़ मिलेगी ग्रस्त जीवन के साथ साथ सन्यासी या ग्रस्त सन्यासी के चरित्र चित्रण का वर्णन। दूसरी चीज़ सामाजिक रूढ़ियों पर प्रभाव या सामाजिक रूढ़ियों पर जो प्रभाव डाला गया है इस रेखा चित्र के माध्यम से, वह भी इसमें उजागर किया गया है। आपको जब ये बाल गोविंद भगत रेखा चित्र पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि सामाजिक रूढ़ियों का प्रभाव कहाँ देखने को मिलता है। क्योंकि जब उनके पुत्र की मृत्यु हो जाती है तो वह अपने पतों को उसके पिता के साथ भेज देते हैं और कहते हैं इसका दूसरा विवाह कर दे। तो यहाँ सामाजिक रूढ़ियों पर प्रभाव डाला गया है। ग्रामीण जीवन की सजीवता की संपूर्ण रेखा चित्र में ग्रामीण जीवन के बारे में बताया है कि किस तरह से खेतीबाड़ी होती है, किस तरह से ग्रामीण माहौल होता है, कहाँ पर क्या होता है, सारी चीज़ें अपने को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो एक छोटे से मांझे कद का एक व्यक्ति है, गोरा चिट्टा व्यक्ति है और कबीर पंथी से संबंध रखता है, कबीर जैसी टोपी पहनता है और दिन रात ग्रस्त जीवन का होने के साथ साथ, कहने का मतलब एक 60-70 वर्ष का बुजुर्ग है। कहने का मतलब यह है यहाँ पर इस प्रकार का व्यक्ति ग्रस्त जीवन में जीते हुए भी कबीर पंथी पर चलता है, खेती बाड़ी करता है, रोज नियमों का पालन करता है, संगीत का आयोजन करता है, सारी चीज़ें उसके जीवन में हैं। और जो भी खेतियों से प्राप्त होता है वह जिसे अपना गुरु मानता है या जिसे दरबार मानता है, कबीर को ही वह चढ़ाता है और कबीर के दरबार में जाकर कबीर साहब के नाम से वहाँ पर जो भी खेती में उत्पन्न होता है उसको वहाँ चढ़ाता है और जो चढ़ावे के बाद जो मिल जाता है उसी से अपना पूरा जीवन बिताता है। तो ये सारी चीज़ें हम पाठसार की पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बाल गोविंद भगत की वेशभूषा और व्यक्तित्व के बारे में। उसके बाद पढ़ेंगे भगत का जादुई संगीत किस तरह से लोगों को मोहित करता है। उसके बाद भगत की प्रभातियाँ और संध्या। प्रभातियाँ का मतलब होता है सुबह सुबह गाए जाने वाला संगीत और संध्या के समय गाया जाने वाला संध्या वाला संगीत हो गया। फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद देखा जाता है लेखक के माध्यम से कि उसके बेटे की मृत्यु हो जाती है, तो वह बेटे की मृत्यु पर भी वहाँ पर संगीत का आयोजन करता है। यह अजीब दृश्य देखकर वह बड़ा अलग तरह से दिमाग लगाता है। और बेटे की मृत्यु के बाद भगत जी ने एक निर्णय लिया, वह अपनी पुत्रवधू को अब उसके पिता के साथ भेज देते हैं और उसको कहते हैं कि दूसरा विवाह कर लो। एक दिन अचानक भगत जी की भी मृत्यु हो जाती है। वह किस कारण होती है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ भगत जी के, बाल गोविंद भगत जी का जो परिचय है या उनके बारे में, चरित्र के बारे में। ध्यान से देखिए, ध्यान से सुने, आराम से समझ में आएगा। ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं आपका, पर जो चीज़ पढ़ाई जा रही है अगर उसको ध्यानपूर्वक सुनोगे तो दोबारा वीडियो किसी प्रकार का देखने की आवश्यकता नहीं होगी। देखो, बाल गोविंद भगत संयमी, सच्चे साधक, साधु की समस्त विशेषताओं से युक्त व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। प्रभु भक्ति में अगाध श्रद्धा, शुद्ध और सच्चा व्यवहार, कभी झूठ नहीं बोलना, ये उनके चरित्र की विशेषता है। सशक्त गीतों की भावपूर्ण प्रस्तुति की क्षमता, मोह माया से मुक्त, इच्छा के अनुरूप ही सारी चीज़ों का उनका अंत होता है। देखो, सबसे पहले चलते हैं उनकी वेशभूषा और व्यक्तित्व के बारे में। ध्यान से सुनेंगे सभी। बाल गोविंद भगत मझला कद, गोरा रंग, उम्र 60 साल से ऊपर, सफ़ेद बाल, लंबी दाढ़ी, जटाएं तो नहीं पर चेहरा सफ़ेद बालों से जगमग। वे कपड़े बहुत कम पहनते थे, कमर में एक लंगोटी और सिर पर कबीर पंथियों की कनपटी वाली टोपी पहनते थे। सर्दियों में भी काली कमली ओढ़ते थे। माथे पर हमेशा रामानंदी तिलक चमकता।
जो नाक के किनारे से शुरू होता, गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला पहनते थे। दिखने में बाल गोविंद भगत साधु लगते थे, परंतु थे बिल्कुल ग्रस्त। लेखक को उनकी पत्नी की तो याद नहीं, लेकिन उनके पुत्र और पुत्रवधू को जरूर देखा था। थोड़ी खेतीबाड़ी का काम कर लिया करते थे। एक अच्छा साफ सुथरा मकान था। ग्रस्त होते हुए भी बाल गोविंद भगत जी साधु थे। वास्तव में उनमें साधुओं की सभी विशेषताएं थी। एक महत्वपूर्ण बात जो याद रहे, वे कबीर को साहब मानते थे। किसको मानते थे? कबीर को साहब मानते थे और उन्हीं के गीतों को गाते थे, उन्हीं के आदेशों पर चलते थे। कभी झूठ नहीं बोलते थे, शुद्ध सच्चा व्यवहार करते थे। वे किसी से झगड़ा तक नहीं करते थे और कोई बात होती थी तो दो टूक तुरंत जवाब दे देते थे। वे मतलब अपने जीवन में जितनी भी चीज़ें थी वह सभी चीज़ें कबीर की ही मानते थे, क्योंकि वह कबीर को साहब मानते थे और कबीर को साहब मानने के कारण उनका मानना था कि जो भी चीज़ें दी हुई है वह कबीर की ही दी हुई है। अब देखो भगत जी का मतलब भगत जी कौन? बाल गोविंद भगत जी का जादुई संगीत कवि को किस तरह से आकर्षित करता है देखें। लेखक सदा ही उनके द्वारा गाए गए कबीर के सीधे साधे पद सुना करते। आषाढ़ के दिनों में गांव के सभी लोग खेतों में काम करने आ जाते। कहीं खेतों में हल चल रहे होते, कहीं धान को रोपा जाता। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे होते हैं। औरतें सवेरे का जलपान लेकर मेड़ पर बैठती। आसमान बादलों से घिरा, कहीं धूप का नाम नहीं। ठंडी हवा चल रही थी कि अचानक बाल गोविंद भगत द्वारा गाया जाने वाला गीत कानों में पड़ता है। उनका सारा शरीर कीचड़ से लथपथ होता। एक एक कर धान के पौधों को बाल गोविंद भगत द्वारा पंक्तिबद्ध रोपा गया। उनका गीत जादू की तरह प्रभाव डालता। बच्चे झूम उठते, औरतों के होठ कांप उठते, वे गुनगुनाने लगती। हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते। हलवाओं का मतलब होता है हल चलाने वाले। रोपण वाली उंगलियां एक अजीब क्रम से चलती लगती। उनके संगीत का जादू सबको प्रभावित करता। बाल गोविंद भगत अंधेरी आधी रात में भगत जी खंजरी, खंजरी का मतलब होता है एक डपली होती है, डपली जैसा बजाने का जो यंत्र होता है, एक हाथ से उसको पकड़ा जाता है, दूसरे हाथ से उसको, एक हाथ से बजा भी सकते हैं उसको, दूसरे हाथ से भी बजा सकते हैं, वो होती है खंजरी। वे गाते जिनका भाव होता पिया तो गोद में ही है, किंतु नायिका समझती है कि वह अकेली है। चमक उड़ती है, चींक उड़ती है, बादलों वाले बादों की आधी रात में उनका ये गाना अचानक चमक उत्पन्न करने वाले बिजली की तरह सबको चौंका देता है। और उनका गाना जो भगत जी का संगीत था वह था जगा रहा है तेरी गठरी में लगा दाग, लगा चोर मुसाफिर जाग जरा। ठीक है, अब देखो भगत जी की प्रभातियाँ और संध्या पर बात करते हैं। सबसे पहले भगत जी की जो प्रभाती है उस पर बात करते हैं। कार्तिक महीने के आते ही बाल गोविंद भगत जी प्रभातियाँ शुरू हो जाती है जो फागुन तक चलती है। सवेरे उठकर गांव से 2 मील दूर नदी स्नान करने जाते। नहाने धोने के बाद गांव के पोखर का मतलब तालाब, पोखर के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजरी लेकर गाने लगते। लेखक देर तक सोया करते थे, लेकिन एक दिन सर्दी की सुबह में भगत जी का संगीत लेखक को आकर्षित कर पोखर तक ले आया। उन्होंने देखा कि आसमान में तारे टिमटिमा रहे हैं। पूर्व दिशा में प्रातः काल की लालिमा में शुक्र तारा बढ़ रहा है। खेत, बगीचा, घर सब धुंध, चारों तरफ धुंध छाई हुई है। सारा वातावरण अजीब रहस्य में ढका हुआ है। भगत जी कुश की चटाई पर पूर्व की ओर मुंह करके कमली ओढ़े हुए खंजरी उंगलियों से चला रहे थे। गाते गाते इतने मस्त हो जाते थे कि ऐसा लगता था कि मानो अभी उत्तेजित हो खड़े हो जाएंगे। कमली बार बार उनके सिर से नीचे सरक जाती। लेखक सर्दी में कांप रहा था, किंतु तारों की छांव में भगत जी के माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। ये कंडीशन थी बाल गोविंद भगत जी की। और संध्या, ये तो सुबह सुबह के संगीत का गाय था कि वह पोखर के पास जाते थे, वहीं पर अपनी कमली बैठना चटाई बिछाते थे और वहीं पर बैठकर भजन का आनंद लेते थे। अब देखो शाम को क्या करते थे। गर्मियों में उनके संगीत के जादू में उमस भरी शाम भी शीतल हो जाती। अपने घर के आंगन में अपने प्रेमी जनों के साथ आसन जमाते।
एक पद बाल गोविंद भगत कहते। उसके पीछे प्रेमी मंडली दौड़ाती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता। स्वर के साथ साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। भगत जी अपने खंडली लिए नाच रहे हैं। अब देखो अचानक क्या होता है, बेटे के निधन पर उत्सव हो जाता है। बाल गोविंद भगत संगीत साधना का चरमोत्सव उस दिन देखने को मिलता जब उनका इकलौता बेटा मर गया। वह बहुत सुस्त और बुद्धू था, जिस कारण भगत जी उसे और भी मानते थे। एक बड़े शौक की बात है कि उनके विचारानुसार ऐसे प्राणियों पर ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए, ज़्यादा प्यार करना चाहिए। ये निगरानी और मोहब्बत से ज़्यादा अधिकारी थे। बड़े शौक से उसकी शादी कराई गई। बेटे की पत्नी बड़ी सुभग और सुशील थी। घर की पूरी जिम्मेदारी संभाल लिया करती थी। दुनियादारी से छुटकारा दे दिया। भगत जी को भी दुनियादारी से छुटकारा दे दिया। भगत जी के बेटे की मृत्यु का समाचार लेखक को मिला। जब लेखक वहाँ पहुँचे तो लेखक ने देखा कि भगत जी अपने बेटे के ऊपर चादर डाले हुए हैं, अगरबत्ती लगी हुई है, इत्र पड़ा हुआ है, सभी औरतें रो रही है, उसकी पत्नी भी रो रही है, परंतु भगत जी थोड़ी दूर आसन लगाकर खंजरी लेकर अपने संगीत का गान कर रहे हैं। ये संगीत का गान उन्हें रोचक बना रहा है। कैसा बना रहा है लेखक उसको समझ नहीं पाया, परंतु भगत जी बार बार अपनी पतोह के पास जाते और उसके रोने के बदले उत्सव मनाने के लिए कहते। उनके कथानुसार वह भगत जी ये कहना चाहते थे कि आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली। लेखक कभी कभी सोचते कि भगत तो पागल नहीं हो गए हैं, लेकिन यह एक मृत्यु पर विजयी होता हुआ उत्सव था। अब भगत जी के द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय कौन सा लिया जाता है जब उनके बेटे की मृत्यु हो जाती है। भगत जी के बेटे की मृत्यु हो जाती है। अब उनकी पतोह अकेली रहती है और भगत जी भी अकेले रहते हैं। तो भगत जी ने क्या किया, उनके पिताजी को बुलाते हैं, अपने पतोह के पिताजी को बुलाते हैं और कहते हैं कि इसको यहाँ से ले जाओ और इसकी दूसरा शादी कर दो। परंतु पतोह नहीं मानती है कि पिताजी मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी, इस बुढ़ापे में आपको मैं सहारा कौन देगा, ऐसी फालतू की बातें होती है। परंतु भगत जी का महत्वपूर्ण निर्णय होता है कि आप इसको यहाँ से ले जाइए और दूसरा विवाह कर दीजिए। अब अंतिम बात होती है भगत जी का निधन। देखो, बाल गोविंद भगत की मृत्यु उन्हीं के अनुरूप हुई। हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। उनका विश्वास संत समागम और लोक दर्शन पर अधिक था। साधु होते हुए भी किसी से सहारा तथा भिक्षा लेने के इच्छुक न थे। घर से खाकर चलते, लौटकर घर पर ही खाते। रास्ते भर खंजड़ी बजाते गाते, यदि प्यास लगती तो पानी पी लेते। आने जाने में 4-5 दिन लग जाते, पर इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती टपकती। बूढ़े हो गए थे। एक बार लौटे तो तबीयत बहुत खराब रहने लगी। दोनों समय स्नान करना, ध्यान, गीत, खेतीबाड़ी देखना, बीमारी में ऐसा सब कुछ नहीं होता है। दिन ब दिन शरीर कमज़ोर होता गया। सब लोग उन्हें नहाने धोने से मना करते, आराम करने के लिए कहते, पर भगत जी हंसकर टाल देते। उस दिन त्याम के समय गीत गाए, किंतु स्वर बिखरा हुआ था। ऐसा लगा जैसे धागा टूट गया हो, माला का एक एक मोती बिखर गया हो। अगले दिन भोर में किसी ने अगले दिन भोर में किसी ने उनका गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो पता चला कि भगत जी नहीं रहे, सिर्फ उनका पिंजर पड़ा है, उनकी सिर्फ क्या पड़ी है, बॉडी पड़ी है और कुछ भी नहीं था। ये थे बाल गोविंद भगत। बहुत ही शानदार रेखा चित्र है, आप सभी को समझ में आएगा। आसान है कि एक ऐसा व्यक्ति है जो ग्रस्त होने के साथ साथ संगीत का आयोजन भी लेता है, संगीत गायन भी करता है, कबीर धर्म को भी मानता है, ग्रस्त जीवन को भी मानता है। सभी करते करते उसने अपने बेटे बहू की शादी कर दी। उसका बेटा जब मर जाता है तो वह बहू को भेज देता है और बहू चली जाती है तो स्वयं भी एक दिन अपनी इच्छानुसार मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। यह है बाल गोविंद भगत का रेखा चित्र। आप सभी को बहुत ही आसान भाषा में मैंने समझाया है, समझ में आया होगा। नहीं आया है तो एक बार फिर से इस वीडियो को सुने ताकि स्थायी रूप से आपके दिमाग में ये बैठ सके।